हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने हम एक नया चैप्टर लेकर आ गए हैं जिसका नाम है ओवरहेड और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ये तीन बेसिक चैप्टर होते हैं कॉस्ट शीट के बाद में, जो हमें इसी सीक्वेंस में हम जनरली पढ़ते हैं। पहले थ्योरी, उसके बाद कॉस्ट शीट, उसके बाद मटेरियल, लेबर और अब ओवरहेड। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर से हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओवरहेड होता क्या है, सबसे पहले तो हम बात करें ओवरहेड का मतलब क्या होता है, बताइए। हाँ, पहले भी हमारी कई बार बात हो चुकी है, तो मन में बताइए जल्दी से। हमारी जो, एक बार रिवाइज कर लें जल्दी से। हमारी जो कॉस्ट होती है, हमने कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया था। बताओ कौन कौन सी कॉस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसको हम ओवरहेड बोलते हैं। तो ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिला दिया जाए तो हम इसे ओवरहेड बोलते हैं, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब जो बहुत ज़्यादा और सबसे ज़्यादा मज़े की बात है वो ये कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है, जिसे हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमारी प्राइम कॉस्ट एक्चुअल में हमें पता होती है। पहले से भी हम पता लगा सकते हैं, काम होने से पहले भी प्राइम कॉस्ट का अंदाजा लगाया जा सकता है, और काम होने के बाद भी, पहले भी बाद में भी। लेकिन मजे की बात यह है कि ओवरहेड काम होने से पहले या काम होने के बाद हम एक्चुअल कितना खर्चा उस जॉब पर, उस वर्क पर, उस बैच पर हुआ है, ये हम पता लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो है नहीं। क्योंकि हम इस खर्चे का पता ही नहीं लगा सकते कि ये हमारा खर्चा होगा कितना किसी पर्टिकुलर जॉब पर, लेकिन हमें अपने कस्टमर से लेना तो है। तो हम क्या करते हैं, हम एक अंदाजा लगाते हैं पहले से ही कि भैया हम इतना काम करेंगे, उस पर इतना खर्चा आएगा और हम अपने कस्टमर से इतना वसूल करेंगे। अब वो साल के एंड में हो सकता है हम अपने कस्टमर से एक्चुअल एक्सपेंस से ज़्यादा वसूल कर लें या एक्चुअल एक्सपेंस से कम वसूल करें, उसका हम ट्रीटमेंट सीखेंगे। लेकिन इस बात को बस ध्यान रखो कि जो हम डायरेक्ट कॉस्ट है, ये एक्चुअल रिकवर करते हैं अपने कस्टमर से, रिकवर करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं या चार्ज करते हैं। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये एस्टिमेटेड फिगर होती है, एस्टिमेटेड फिगर होती है, और ये कभी भी एक्चुअल के इक्वल प्रैक्टिकली तो होती नहीं है। थ्योरेटिकली किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि ये एक्चुअल के इक्वल हो जाए, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। मैंने आपको बेसिक आइडिया इसके बारे में दे दिया कि जो हमारा ओवरहेड है वो क्या होता है। ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, इसे हम अपने कस्टमर से एस्टिमेशन बेसिस पर रिकवर करते हैं। अब हम थोड़ा एक्चुअल में देखते हैं क्या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी में हमने लिखा हुआ है असाइनमेंट के अंदर। इनडायरेक्ट पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यही तो हमने अभी बात करी थी। जो टर्म है इनडायरेक्ट, इसका मतलब है जो हम सीधा सीधा पता नहीं लगा सकते कि कितना अपोर्शन या एब्जॉर्ब करेगा कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट सेंटर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक्चुअल में कितना खर्चा आ रहा है या कोई यूनिट में कितना खर्चा आ रहा है, ये हम पता नहीं लगा सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी खर्चा जो प्राइम कॉस्ट के ऊपर होगा वो ओवरहेड होगा, क्योंकि प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को। तो डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा जो भी एक्सपेंस होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट कॉस्ट, विच इज ओवरहेड। सीआईए में लंदन कह रहा है ओवरहेड इज एन एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, वेजेस एंड एक्सपेंस। तो हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने पता लगा लिया कि कितना ओवरहेड है, तो
after classification, codification, collection of various item of overhead, the next step is allocation of overhead on manufactured product, subwork or various department, so that the correct cost of each product, subwork or department can be ascertained. मतलब कि हम सही सही कॉस्ट का पता लगा सकें किसी डिपार्टमेंट का, किसी प्रोडक्ट का, उसके लिए हमें इन खर्चों को बांटना पड़ेगा। बांटने के लिए हमारी दो स्टेज होंगी। पहली डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आएगा और उस डिपार्टमेंट का खर्चा निकालने के बाद फिर उसे वसूल करना, कैसे वसूल करेंगे। तो सबसे पहले डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स, हम अपने खर्चे को कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटें। ओवरहेड को, जैसे हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद भी 2-3 टाइप का अलग अलग प्रोडक्ट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, सर्विस डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो कैसे हम अपने एक्सपेंस को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटें। तो हम ऑर्गेनाइजेशन जनरली अलग अलग डिपार्टमेंट में बटी हुई होती है। हर एक डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है या फंक्शन करता है। ये डिपार्टमेंट दो टाइप के होते हैं, पहला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट। जहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कुछ माल बनता है, प्रोडक्शन होती है, सर्विस डिपार्टमेंट हेल्प करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। ठीक है, ये एक ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट है जो सर्विस देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। जैसे कैंटीन है कहीं हमारी, वो अपने वर्कर्स के लिए खाना बनाती है, तो वहां पर रोटी सब्जी दाल बनेगी, लेकिन हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सपोज हमारे यहाँ फर्नीचर बनाने का फैक्ट्री है, तो फर्नीचर बनाने के लिए जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको खाना मिलता है कैंटीन से। कैंटीन एक सर्विस डिपार्टमेंट है। क्यों? क्योंकि कैंटीन में कोई प्रोडक्शन फर्नीचर नहीं बन रहा है, जहां फर्नीचर बनेगा वही तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा ना। तो परचेज डिपार्टमेंट, जहां पर हम कितना माल खरीदें ये डिसाइड होता है। पर्सनल डिपार्टमेंट, जहां पर हम अपने एम्प्लॉयज़ का हिसाब किताब देखते हैं, कौन एम्प्लॉय कितने बजे आया गया, उसकी कितनी सैलरी है, वेजेस है, ये सब। स्टोर डिपार्टमेंट, जो पिछले चैप्टर में मटेरियल में हमने स्टोर बनाया था, जहां माल रखा जाता है, तो जहां पर माल रखा जाता है वहां पर माल बनता थोड़ी ना, तो वो क्या है, एक सर्विस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, पावर, टूल्स, ये सब सर्विस डिपार्टमेंट के एग्जाम्पल। तो हम डिपार्टमेंटलाइजेशन में ओवरहेड को अलग अलग सर्विस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खर्चों को बांटेंगे। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है तो अलग अलग कॉस्ट सेंटर हैं जहां पर हमारा खर्चा होता है, उसमें बांटेंगे। इस डिपार्टमेंटलाइजेशन को हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। खर्चों को पहली बार बांटना मीन्स प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड में 3 स्टेज आएंगी। पहला, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोकेशन, अभी हम सीखेंगे। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हम कुछ ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हमें पता होते हैं। जैसे इस डिपार्टमेंट में इतना खर्चा हुआ, इस डिपार्टमेंट का इतना खर्चा है। सपोज हमारे अलग अलग बिजली के इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगे, अलग अलग बिल आता है अलग अलग डिपार्टमेंट का, तो वो हमें सीधा सीधा पता चल गया ना। तो उसमें हमें कुछ बांटना नहीं पड़ा, वो पहले से ही पता है। तो एलोकेशन मीन जो पहले से हमें पता है। अपॉर्शनमेंट, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया कि अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगे हुए हैं, लेकिन अगर अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी मीटर नहीं लगे हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो हम अपने खर्चों को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना पड़ेगा। अपॉर्शनमेंट मतलब बांटना पड़ेगा। और उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को वापस प्रोडक्शन में बांटना पड़ेगा। इस पर हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले है एलोकेशन। जैसे मैंने कहा, एलोकेशन का मतलब हमें पता है इस खर्चे को इस डिपार्टमेंट या इस कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है। तो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड ये प्रोसेस है कि हम पूरे की पूरी अमाउंट को हम किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से पूरा खर्चा वसूल कर लें। ये तभी पॉसिबल है जब हमें उसके बारे में पता है। In other words, allocation means charging to a cost center those overhead that result solely from the existence of that cost center. केवल उसी की वजह से खर्चा हो रहा है। Allocation is possible only when the exact amount of overhead incurred in a cost center is definitely known. For example,
हमने किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर को सैलरी दी है, तो हमें पता है ना इस डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो इसी डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो इसमें हमें कुछ बांटने की प्रक्रिया नहीं करनी है, कुछ हमें काम नहीं करना है कि हमें उसे बांटना पड़े, हमें सीधा पता है। तो डायरेक्टली हमें पता है इसी डिपार्टमेंट का खर्चा वहीं आ जाएगा। लेकिन रेंट अगर हमारा फैक्ट्री का, पूरी फैक्ट्री का एक साथ है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का रेंट नहीं है, तो इट कैन नॉट बी एलोकेटेड, अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा, एलोकेट नहीं कर सकते, मतलब उस खर्चे को बांटना पड़ेगा, विच विल बी इन द अपोर्शनमेंट। तो हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को वो खर्चा बांट नहीं पाएंगे क्योंकि एग्जैक्टली उस डिपार्टमेंट के हिसाब से रेंट हम नहीं दे रहे। चलिए थोड़ा सा योगा करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में हम बाबा रामदेव को याद करते हैं। बाबा रामदेव लिमिटेड के पास 2 डिपार्टमेंट हैं और 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम है P1 P2, सर्विस डिपार्टमेंट का नाम है S1 S2। और हमें 1 2 3 4 5 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। इन 5 एक्सपेंसेस को हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। अब बताओ जी एलोकेशन का क्या मतलब है। जब हमारे तो खर्चे ऑलरेडी अलग अलग बांटे हुए हैं तो हमें ओवरहेड को और बांटने की क्या जरूरत है, हमें अलग अलग दिखाने की क्या जरूरत है, एलोकेशन ही तो है ही ऑलरेडी। लेकिन इसके अंदर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें बहुत डिटेल में बातचीत करनी है, और वो क्या है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। समझिए, बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए, जब हम अपने कस्टमर से प्राइस लेंगे, सेल्स प्राइस प्रोडक्ट का, तो उसके अंदर मुझे जल्दी से बताओ क्या क्या होगा। उसमें कॉस्ट होगा, बिल्कुल होगा। उसमें प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा। कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, कौन कौन सी का क्या मतलब है, सारी आएंगी। क्या डायरेक्ट आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगी, ये भी आएगी। ठीक है, तो हम कस्टमर से ये भी लेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी लेंगे और प्रॉफिट भी लेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा, डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप कहेंगे सर ये बता तो दिया, बार बार क्यों बता रहे हो। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं। अब मुझे एक बात और बताओ, डायरेक्ट मटेरियल, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या पूछ रहा हूं। जो डायरेक्ट मटेरियल है वो क्या डायरेक्ट मटेरियल में ऐड करने के बाद क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट में, ओवरहेड्स में, इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या बोलते हैं, ओवरहेड, क्या ओवरहेड में डायरेक्ट मटेरियल को दोबारा ले लें। ये कैसा बेहुदा सवाल है। जब हमने डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल ले लिया तो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल दोबारा से क्यों लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। अब यही बात मैं आपको समझाने वाला हूं। अब मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्या इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल क्या हमारी ओवरहेड के पार्ट बनेगा क्या, नहीं। ओवरहेड का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा क्योंकि ओवरहेड में तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है। तो इसका मतलब जब मैं अब ये सॉल्यूशन कर रहा हूं, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप हेडिंग डाल देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2, सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2 और कंप्यूटेशन ऑफ, या हेडिंग डाल देंगे एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। आप लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट मटेरियल यहां तो लिखना ही नहीं है। सर यहां तो लिखना ही है, नहीं का क्या मतलब है, नहीं लिखना तो कहीं पे भी नहीं लिखना, नहीं। यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं। क्या, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल है ना, ये हमें जरूर जरूर लेना है इनडायरेक्ट कॉस्ट की तरह, ओवरहेड में है। ओवरहेड में डायरेक्ट मटेरियल लेना है, अभी तो सर आप मना कर रहे थे, अब कह रहे हो लेना है। ध्यान से सुनो, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कैंटीन।
कैंटीन में क्या हो रहा है, खाना बन रहा है, ठीक है। खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आटा आया। आटा क्या है, उस सर्विस डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट मटेरियल है या नहीं? हाँ, क्योंकि आटे से सीधा सीधा रोटी बनेगी। तो जब उस सर्विस डिपार्टमेंट, कैंटीन डिपार्टमेंट के लिए बात करें, तो कैंटीन डिपार्टमेंट में वो आटा, वो दाल, वो सब्जी, वो सब डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें जी फर्नीचर बनाने का काम है, तो फर्नीचर बनाने के लिए वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और 2 थे, वहां पर प्रोडक्शन हो रही थी, वहां पर डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है, वहां लकड़ी आई है। अगर फर्नीचर बनाने के लिए फेविकोल आया है, ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और 2 का, तो ये तो हमारा प्राइम कॉस्ट में ही आएगा। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट 1 और 2, जहां पर अगर हम कैंटीन की बात कर रहे हैं, वहां पर खाना बनाने के लिए आ रहा है, तो क्या वो खाना हमारे फर्नीचर के अंदर आ रहा है? नहीं। तो वो डायरेक्ट मटेरियल उस सर्विस डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट मटेरियल तो हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट मटेरियल नहीं हो सकता। इसलिए ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट ना बनकर कहां बनेगा, ओवरहेड का पार्ट बनेगा। तो इसका मतलब इन शॉर्ट क्या समझे आप, इन शॉर्ट ये समझ लो, सर्विस डिपार्टमेंट का कोई भी खर्चा डायरेक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तो प्राइम कॉस्ट में ही आएंगे ना। तो हम अब लास्ट इसे खत्म करते हुए क्या बोल रहे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड में आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, वो प्रोडक्शन के लिहाज से इनडायरेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने ये लिख दिया, डायरेक्ट वेजेस के लिए भी यही कहानी है। लो जी, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या आया आंसर, हमने निकाल लिया आंसर कि इसकी टोटल कॉस्ट, तो इसकी टोटल कॉस्ट हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यही होगा, ये नहीं आएगा, तो इसकी टोटल कॉस्ट आएगी 7,500, इसकी आएगी 7,500, 7,500, इसकी आएगी 45,000 और इसकी आएगी 25,000। तो बच्चों हमने सबसे पहले सीखा एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी कि जो हमारी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के होते हैं, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होते हैं, इसीलिए ओवरहेड में नहीं आते, क्योंकि ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और जो सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो हमारे ओवरहेड का हिस्सा बन जाते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी आप गलत कर बैठोगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड की। अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड मतलब जो हमारे ओवरहेड सीधा सीधा किसी डिपार्टमेंट के, किसी हमारे डिपार्टमेंट के या कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड नहीं है। जैसे रेंट की बात हुई थी, रेंट पूरी फैक्ट्री का एक साथ है, अब हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना है, तो हमें उसे बांटना है, तो हमें अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा, उस खर्चे को बांटना पड़ेगा। सम आइटम ऑफ ओवरहेड हम कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। हम कुछ ऐसे खर्चे हैं जो सीधा सीधा हम नहीं देख सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन आइटम है तो इन एक्सपेंसेस को हम असाइन नहीं कर सकते, तो हमें बांटना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पावर का खर्चा है, अलग अलग नहीं पता कितना है, तो हमें अपोर्शन करना पड़ेगा। मीटर अलग अलग नहीं लगा, एक ही मीटर है, डिपार्टमेंट बहुत सारे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, खर्चों को अपोर्शन बांटना पड़ेगा। अब बांटोगे कैसे, किसी इक्विटेबल बेसिस पर, किसी बेसिस पर, किसी हिसाब से। तो ये जो अपोर्शनमेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड है वेरियस डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर को इक्विटेबल बेसिस, मतलब किसी सही सही हिसाब से इन खर्चों को बांटना पड़ेगा। उसमें से कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि रेंट क्यों देते हैं आप, किसी की जगह का इस्तेमाल करते हैं, तो हम फ्लोर एरिया के रेशियो में बांट देंगे। हमें बता रखा है कि डिपार्टमेंट 1 के अंदर 500 स्क्वायर फीट एरिया है,
डिपार्टमेंट 2 के अंदर 700 स्क्वायर फीट एरिया है, तो बस 2 ही डिपार्टमेंट है और टोटल 1200 स्क्वायर फीट एरिया हमने किराए का ले रखा है, रेंट पर ले रखा है। तो 5 और 7 के रेशो में हम डिपार्टमेंट 1 और 2 में एक्सपेंसेस को, रेंट को बांट देंगे। रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग से रिलेटेड सारे खर्चे हमारे किस रेशो में बढ़ जाएंगे? स्पेस के रेशो में। अब मशीन है तो मशीन जिस जिस डिपार्टमेंट में जितने वैल्यू की मशीन आ रही है उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पावर, बहुत इंपॉर्टेंट पावर, अगर केवल हमें हॉर्स पावर किलोवाट कैपेसिटी दे रखी है, हमें मशीन की कैपेसिटी, जैसे हॉर्स पावर बस कि एक डिपार्टमेंट में इतने हॉर्स पावर की मशीन है, एक डिपार्टमेंट में इतने की, तो आपके पास ये नहीं बता रखा वो मशीन चली कितना, तो आपको हॉर्स पावर के रेशो में पावर के खर्चे को, एक्सपेंस को बांटना है। लेकिन अगर हमें बता रखा है कि ये मशीन 10 हॉर्स पावर की है और ये 20 आवर्स चल रही है, और एक मशीन 20 हॉर्स पावर की है और वो 2 आवर्स चल रही है, तो हमें क्या करना है? हमें 200 और 40 के रेशो में एक्सपेंस को डिवाइड करना है। क्योंकि अगर कोई मशीन ज़्यादा हैवी है लेकिन वो चल ही नहीं रही है तो उसमें एक्सपेंस थोड़ी ना चला जाएगा ज़्यादा, तो हमें हॉर्स पावर आवर्स, इसीलिए लिखा हॉर्स पावर आवर्स किलोवाट आवर्स के रेशो में। मशीन आवर्स, मीटर रीडिंग, लाइट पॉइंट, फ्लोर स्पेस, इस हिसाब से हम खर्चे को बांटेंगे। लाइटिंग का एक्सपेंस, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, अगर हमें नंबर अलग अलग पंखे कितने हैं, ट्यूबलाइट कितनी है, मीटर की रीडिंग के हिसाब से या एरिया के हिसाब से भी लाइटिंग के एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अब फायर का इंश्योरेंस आपने किसका कराया? एसेट का, तो उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सुपरविजन, वो वर्कर्स को देख रहा है तो उस रेशो में हो जाएगा। कैंटीन का नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशो में। एम्प्लॉयज लाइबिलिटी इंश्योरेंस नंबर ऑफ वर्कर या वेजेस के रेशो में। स्टॉक का इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ स्टॉक के रेशो में। स्टोर कीपिंग एक्सपेंस, तो जितना माल आ रहा है, वैल्यू ऑफ मटेरियल आया, रिसीव हुआ, या नंबर ऑफ रिक्विजिशन, कितनी बार माल मंगाया या कितना वेट का माल आया, इस रेशो में। आपस में इंटरनल ट्रांसपोर्ट का खर्चा, तो नंबर ऑफ रिक्विजिशंस, मतलब वही बार बार कितना वेट के रेशो में, या ये वैल्यू ऑफ मटेरियल यहां पर आना है, वैल्यू ऑफ मटेरियल के रेशो में। डिलीवरी एक्सपेंसेस अगेन वेट के, वॉल्यूम के रेशो में, किलोमीटर के रेशो में। फ्रिंज बेनिफिट, मतलब एम्प्लॉयज को हम जो नॉन कैश बेनिफिट्स देते हैं, जैसे रहने के लिए घर दे दिया, कोई कार दे दी, मोबाइल दे दिया। अदर आइटम्स कोई भी इक्विटेबल बेसिस पर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड जो हम अभी सीख रहे हैं, अगर किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट वेजेस के रेशो में एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिमाग में परमानेंट सेव कर लो, अगर कुछ नहीं दिया तो डायरेक्ट वेजेस के रेशो में, या मशीन डायरेक्ट वेजेस नहीं दिया तो मशीन आवर्स दिया तो इस रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दीपक लिमिटेड है, इनके पास 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, P1 और P2, 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं, S1 और S2, और हमें एक्सपेंस दे रखे हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। क्या बताया था, याद करो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेंगे तो यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट के आ जाएंगे। तो ये अपोर्शनमेंट करना या एलोकेशन है? एलोकेशन है, क्योंकि सीधा खर्चे बटे बटाए दिए हुए हैं, बांटना पड़ता तो अपोर्शनमेंट होता, ये तो बटे बटाए हैं, तो ये क्या है? एलोकेटेड है, ऑलरेडी एलोकेटेड। फ्लोर एरिया ये कोई एक्सपेंस नहीं है, तो ये रेंट वगैरह के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेसिस होगा। वैल्यू ऑफ मशीनरी भी, स्टॉक भी, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स और हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन है, बेसिस हैं किसी एक्सपेंसेस को बांटने के लिए, तो ये बेसिस है।
वो एक्सपेंस हमें दिए हुए हैं। क्या क्या है? फैक्ट्री का रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सुपरविजन, स्टोर्स, लाइटिंग, हीटिंग, पावर। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। बच्चों, ये क्वेश्चन तो आप ध्यान से देख लो, लेकिन ध्यान से देखने के बाद आप क्या करना, आपके पास असाइनमेंट है, तो जब चैप्टर कंप्लीट कर लें या कुछ क्वेश्चंस हो जाए तो अपने हाथों से जरूर क्वेश्चन को करना। जहाँ क्वेश्चन साथ में करना है मैं आपसे बोल दूंगा कि आप मेरे साथ साथ करो, तो लेकिन आप हमेशा रेडी रहना अपने साथ में रजिस्टर, पेन, कैलकुलेटर लेकर, क्योंकि आपको मेरे साथ साथ भी क्वेश्चंस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, और क्वेश्चन में जो जनरल मिस्टेक करते हैं बच्चे वो ये कि ये नहीं देखते कि पूछा क्या है। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि आप बताइए अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, खर्चों को बांटे, स्टेटमेंट बनाइए, अपॉर्शनमेंट करिए। तो हम क्या करते हैं, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। इसे आप ध्यान से समझिए, कितने कॉलम बनेंगे, कैसे हम एक्सपेंसेस को बांटेंगे। एक पर्टिकुलर्स का कॉलम तो बना ही लेते हैं, जहां हम एक्सपेंसेस के नाम लिख लेंगे। एक हमें यहाँ बेसिस का कॉलम बनाना पड़ेगा, किस बेसिस से हम एक्सपेंसेस को बांट रहे हैं, और हम उस बेसिस में रेशो भी लिख सकते हैं कि किस रेशो में हम एक्सपेंसेस को बांट रहे हैं। इसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट हैं 4, तो 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हम प्रोडक्शन लिख देते हैं, यहाँ पर हम सर्विस लिख देते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2। ठीक है, अब मुझे बताओ जल्दी से, क्या डायरेक्ट मटेरियल हम लोग लिखेंगे? ये एज गिवन लिख देता हूँ बेसिस में, जो क्योंकि जैसा दिया हुआ है वैसा ही मैं लिख रहा हूँ। तो क्या मैंने पहले ही इसलिए यहाँ कट कर दिया क्योंकि हमें ये लिखना ही नहीं है, गलती से भी नहीं लिखें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आएंगे। कई स्टूडेंट पता क्या करते हैं, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लिख देते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं लिखते। तो उनकी कोटाई होनी चाहिए अच्छे से, तभी वो समझेंगे। आप तो अच्छे बच्चे हो, आप याद रखना, इन्हें यहीं पर लिखना है सर्विस में, और प्रोडक्शन में नहीं लिखना। चलिए, डायरेक्ट मटेरियल के बाद अब हमारे पास आता है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस भी एज गिवन, जैसा कि दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं। तो 5000 और 10,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक्सपेंस देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एक्सपेंस यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर है फैक्ट्री रेंट। तो हम लिख देते हैं यहाँ फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट, रेंट किस एरिया में, किस रेशो में बढ़ना चाहिए? फ्लोर एरिया के रेशो में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया कितना दिया है? 5432। तो रेशो हो गया 5432। अब मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताता हूँ कैलकुलेटर चलाने के लिए कि आप लोग दंग रह जाएंगे, और कैलकुलेटर से आपकी स्पीड इतनी बन जाएगी और हमारा टाइम इतना सेव हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। इस चैप्टर में वो बहुत ज़रूरी है। अभी पता क्या होगा, अभी हमारा जो एक्सपेंस है ये है 14,000। तो आप बच्चे पता क्या करते हैं इसको डिवाइड करने के लिए, 14,000 डिवाइड बाय 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 14 मल्टीप्लाई बाय 5। सपोज ये तो सिंपल हो गया, आपको कैलकुलेशन दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल होगी तो आप पहले ऐसे लिखोगे कैलकुलेटर पर,
5000। फिर आप कैलकुलेटर पे फिर लिखोगे 14,000 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर आप कैलकुलेटर पे लिखते हो 14,000 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर आप कैलकुलेटर पे लिखते हो 14,000 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 2000। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन अगर ये थोड़ी टिपिकल होती तो आप ये ही करते और कैलकुलेटर पे आप इतने सारे बटन दबाते, या नहीं? ऐसा ही करते हो। और मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। कैसे टाइम सेव हो जाएगा, समझो, ध्यान से समझो। यहाँ पर हमें क्या करना है, कैलकुलेटर पर लिखना है 14,000 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू। आप कहेंगे सर इसमें आपने कौन सी कलाकारी कर दी, ये तो कर ही रहे थे, ये कर रहा था, फिर आपने ये कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात हो गई। अब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5,000। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधा क्या लिखना है, 4 इक्वल टू, कोई और बटन नहीं दबाना है। क्या लिखना है, 4 इक्वल टू। 4 इक्वल टू, 4 इक्वल टू करने से क्या होगा, 4 इक्वल टू करने से आंसर आएगा 4,000। 3 इक्वल टू करने से आएगा 3,000। 2 इक्वल टू करने से आएगा 2,000। आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हो, आप मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं एकदम बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। इसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, ये आपको कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है, ऑन का बटन दबाया मैंने। अब मैंने लिखा 14,000 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 5। आंसर क्या है, 5,000। अब मैं सीधा 4 इक्वल टू लिख रहा हूँ, आंसर 4,000 है। 3 इक्वल टू 3,000, 2 इक्वल टू 2,000। ये बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट है जिससे आप खटाखट आंसर निकाल सकते हैं। कुछ बच्चों के कैलकुलेटर में ऐसा होगा नहीं, वो कहेंगे सर हमारे कैलकुलेटर में तो ये नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आपको बस एक काम करना है, जिसके कैलकुलेटर में ये ऐसे नहीं चल रहा है ना, उसको ध्यान रखना है, इस जगह मल्टीप्लाई का बटन 2 बार दबाएं। ऐसा करने पे स्क्रीन पर के लिखा आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। इसलिए अब आप इस चैप्टर में खटाखट आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो मेरे से जल्दी आप आंसर निकालेंगे इसका, ठीक है ना? तो 5,000, 4,000, 3,000, 2,000। ठीक है बच्चों, मजा आ गया? नेक्स्ट, डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन को हमें किस हिसाब से बांटना चाहिए? डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी पर लग रहा है, इंश्योरेंस रिपेयर मशीनरी पर है, तो किस रेशो में होना चाहिए? वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीनरी के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और इसका रेशो है 50,000, 60,000, 20,000 और 10। इसमें कॉमन है 4 जीरो, 4 बिंदी उड़ा दो इसकी, तो ये रेशो हो जाएगा 5:6:2:1। तो हम क्या करते हैं, डेप्रीशिएशन को 5:6:1 के रेशो में डिवाइड कर देते हैं, जो कि है 28,000। तो वही मेथड अपनाएंगे। इसका सम हो गया 5 + 6 11 + 2 13 + 1 14। तो 28,000 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 5, 10,000, 8,000, 6,000 एंड 4,000। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पर, जो मैंने अभी आपको टेक्निक बताई उस टेक्निक के हिसाब से। ठीक है, आप चाहें तो एक टोटल का कॉलम भी बना सकते हैं सॉल्यूशन में, लेकिन मेरे हिसाब से वो मैंने सॉल्यूशन में आपको दिया है असाइनमेंट में, लेकिन आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उससे करने से बचना चाहिए। उसका एक रीज़न है कि हम कई बार बांट कर इस खर्चे को उसमें लिख देते हैं, तो और टाइम भी बचेगा अगर हम उसे नहीं लिखेंगे तो। ठीक है, डेप्रीशिएशन के बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक।
इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, ये किस रेशो में बढ़ना चाहिए? वैल्यू ऑफ स्टॉक के रेशो में। और वैल्यू ऑफ स्टॉक का रेशो क्या है? 3 जीरो हटा दूं, क्या आएगा बताओ? 35, 25, 5 और 5। 35, 25, 5 और 5। आप में से कुछ कहेंगे सर इसे तो और छोटा कर सकते हैं हम, इसको तो हम 7, 5, 1 और 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, हम इसको छोटा करने के चक्कर में कहीं गलती कर बैठते हैं या टाइम लगा देते हैं। अगर आप 35, 25, 5 और 5 के रेशो में करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। उससे क्या होगा, कई बार इसे डिवाइड करने में पता चला 7 और 5 की जगह हमने 9 या 3 सोच लिया, गलती से कुछ हो गया तो प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी आप चाहे जो मर्जी करें, आंसर ठीक आना चाहिए। और ये है टोटल 700। तो 700 को हम 7, 5 और 14 के रेशो में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 350, 250, 50 और 50। नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा सुपरविजन एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। सुपरविजन एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, और इसको हमें नंबर ऑफ वर्कर के रेशो में बांटना चाहिए, जो है 100, 50, 25, 25। 25 से डिविजिबल है तो नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ये 4:2:1:1 के रेशो में बढ़ जाएगा। तो 4 + 2 6 + 1 7 8। तो अब क्या होगा, कैलकुलेटर पे शॉर्टकट कैसे, एक बार और करके दिखाऊं। लो जी, 2000 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 1500, 250। तो हमें ऐसे इसको शॉर्टकट करना है, 1500, 250, 250। तो ऐसा करने से ये फटाफट ऐसा ही आपका टाइम सेव होगा। इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कैलकुलेशन में टाइम खराब कर देते हैं। नेक्स्ट है स्टोर्स ओवरहेड। स्टोर्स ओवरहेड बच्चों, स्टोर्स ओवरहेड बच्चों लाइट पॉइंट के रेशो में नहीं होगा, हॉर्स पावर के रेशो में नहीं होगा। स्टोर्स ओवरहेड क्यों ना, डायरेक्ट मटेरियल के रेशो में, क्योंकि मटेरियल जितना आएगा उतना ही तो खर्चा आप स्टोर का लेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आप लेंगे। और डायरेक्ट मटेरियल का रेशो क्या है, 4, 3, 2, 1। नहीं दिखाई दे रहा, लो अब दिखाई दे रहा है, 4, 3, 2, 1। और स्टोर्स ओवरहेड हैं कितने, 1000। तो 400, 300, 200, 100। ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा लाइटिंग एंड हीटिंग, 3000। लाइटिंग एंड हीटिंग, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के रेशो में आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये है 25 से अगेन जा रहा है, तो 8:2:1:1, टोटल इज 12। तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट 3000 डिवाइड बाय टोटल 12 इंटू 8:2:1:1, तो ये हो जाएगा 2500, 250, 250। ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंस है पावर। हॉर्स पावर ऑफ मशीन। अगर हमें मशीन आवर्स भी दे रखे होते
तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते। हॉर्स पावर ऑफ मशीन 5 से जा रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे ही लिख दूं, लेकिन आप मानोगे नहीं, तो 5 से डिवाइड करे बगैर, लो जी, तो टोटल आ गया, ये देखिए यहाँ टोटल 100 आ रहा था, अगर मैं 100 से इसे डिवाइड करके सीधा लिखता तो मुझे पता चल जाता 500, 250, 150 और 100। और अब आपको इससे 10, 15, 20 से 1000 डिवाइड बाई 20 कैलकुलेट करना पड़ेगा, जबकि इसका सम सीधा 100 आ रहा था, तो 1000 डिवाइड बाई 100 10 टाइम्स, तो 10 से सीधा मल्टीप्लाई हो जाता। कई बार हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि कैसे सिंपल आएगा। चलिए, और कोई एक्सपेंस नहीं है तो इसका टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल हमारा आ जाएगा 19,250, 17,800, 32,900 और 24,750। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि हमें कैसे अपोर्शनमेंट करना है ओवरहेड का, जिसे हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। देखिए, बुक्स ऑफ अमिता लिमिटेड है। अमिता से याद आया, एक स्टूडेंट है मेरी, बहुत ही ज़्यादा नाटक हिली हुई, जिसका दिमाग हिला हुआ है, तो उसी के नाम पर वैसे मैंने ये लिखा है। फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30th September 2010, ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है ये हाफ ईयर के लिए दे रखी है, और हमें कैलकुलेट करना है टोटल ओवरहेड हर एक डिपार्टमेंट का। यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं। भैया डायरेक्ट वेजेस जल्दी बताओ, क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की लेंगे? ना जी ना, बिल्कुल नहीं लेंगे, आप बाद में भूल जाएंगे, मैं अभी हटा देता हूँ इसको, ये नहीं लेंगे। फिर ये इंफॉर्मेशन है, ये क्या है? इंफॉर्मेशन बेसिस, जिस बेसिस पर हम अपने ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे। 6 महीने के एक्सपेंस दिए हैं, बताओ स्टोर्स ओवरहेड किस रेशो पर डिवाइड होगा? किस रेशो में? एम्प्लॉयज के रेशो में, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट पॉइंट, असेट वैल्यू या एरिया? नहीं, डायरेक्ट मटेरियल, मोटिव पावर, पावर किलोवाट आवर्स, लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स, लेबर वेलफेयर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, डेप्रिसिएशन, असेट वैल्यू, रिपेयर मेंटेनेंस, किसकी है रिपेयर मेंटेनेंस बताओ? असेट की, तो असेट वैल्यू। जनरल ओवरहेड, जिसका कुछ नहीं होता उसका कौन होता है? क्या बताया था? डायरेक्ट वेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, कलर बदलना पड़ेगा, डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि कुछ नहीं कहेगा तो ऑफिस ओवरहेड, जो हमारी जनरल फैक्ट्री ओवरहेड है उसको हम जनरल ओवरहेड है, ये जनरल ऑफिस पर समझिएगा, क्योंकि ये सारा फैक्ट्री का है, तो केवल फैक्ट्री के एक्सपेंस है, तो फैक्ट्री का ही नॉर्मल एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री। कुछ नहीं कहा तो वेजेस के रेशो में। रेंट, रेंट एरिया। बच्चों, आप मेरे से जल्दी जल्दी कर दो, रजिस्टर उठाओ, शुरू हो जाओ, और मेरे से जल्दी जल्दी करना और मेरी बात सुनते रहना। पॉज करो वीडियो, अगर नहीं है तो जल्दी से करो, ठीक है? स्टेटमेंट showing apportionment of overheads। यहाँ पर थोड़ी मारामारी होगी। अब मैं ABC और XY लिख रहा हूँ, प्रोडक्शन वगैरह की हेडिंग नहीं डाल रहा, ठीक है बच्चों? A, B,
सी छोटा हो गया ज़्यादा, सी एक्स और वाई। चलिए ये बेसिस है और ये पर्टिकुलर्स। अब देखते हैं कौन जल्दी करता है। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस एज गिवन, मैं आपसे जल्दी कर दूंगा ये क्वेश्चन। 1000 आ जाएगा सर्विस डिपार्टमेंट में। डायरेक्ट मटेरियल एज गिवन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आएगा, सर्विस डिपार्टमेंट में आ जाएगा। स्टोर्स ओवरहेड इन द रेशियो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल अब डायरेक्ट मटेरियल, चलो आपको देखना है तो मैं इसीलिए इसे हटा रहा हूँ। रेशियो हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस रेशियो में हम एक्सपेंसेस को बांट देते हैं, तो ये हो जाएगा 120, 100, 80, 60 एंड 40। ठीक है, स्टोर्स के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा मोटिव पावर, पावर किलोवाट आवर्स के रेशियो में, तो इस रेशियो में बढ़ जाएगा 86623 के रेशियो में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 480, 360, 360, 120 एंड 180। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारे पास लाइटिंग। लाइटिंग का एक्सपेंस नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के रेशियो में। एक बच्चा पूछ रहा है मन में, मुझे बच्चों के मन की आवाज़ भी सुनाई दे जाती है। एक बच्चा पूछ रहा है सर यहाँ रेशियो तो लिख ही नहीं दे, तो ज़रूरी नहीं है, आप बेसिस लिख दें और सीधा कैलकुलेटर पर लिखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स हैं 10, 15, 15, 5 और 5। तो लाइटिंग को नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के रेशियो में बांट देते हैं, तो ये हो जाएगा 40, 60, 60, 20 एंड 20। अब नेक्स्ट एक्सपेंस है लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशियो में, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये रहे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 1000, 750, 750, 250 और 250। ठीक है, नेक्स्ट इज डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन एसेट वैल्यू, एसेट वैल्यू के रेशियो में 53211, टोटल 6000 है, तो 2500, 1500, 1000, 500 and 500. Next is repair and maintenance. Again asset वैल्यू के रेशियो में, तो ये आ जाएगा 500, 300, 200, 100 एंड 100। रिपेयर मेंटेनेंस के बाद जनरल एक्सपेंसेस, जिसके बारे में हमने क्या बातचीत करी थी,
कुछ नहीं बताया तो फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस के रेशो में बांट देना चाहिए। तो 10,000 को डायरेक्ट वेजेस के रेशो में बांट देते हैं। 3,500, 3,000, 2,500, 500 और 500। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस को एरिया के रेशो में डिवाइड कर देते हैं। एरिया का रेशो है 86622, तो यह आ जाएगा 200, 150, 150, 50 और 50, और इसका टोटल आ जाएगा 8,340, 6,220, 5,100, 4,100 और 3,640। देखो मैंने आपसे पहले कर लिया, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आराम से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। हमने अपने खर्चे को बांट दिया एक बार, जिसे हमने क्या नाम बोला, अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। अब क्या नाम है, रीअपोर्शनमेंट। मतलब रीअपोर्शनमेंट का क्या मतलब है बताइए बच्चों। जब हमारे पास कस्टमर आएगा वो हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पैसा तो दे देगा, लेकिन वो हमें सर्विस डिपार्टमेंट का पैसा नहीं देगा। देगा लेकिन हम उसे बताएंगे नहीं, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे को बढ़ाकर, रेट को इन्फ्लेट करके उससे चार्ज करेंगे तो देगा। लेकिन अगर आप बता कर लेंगे तो वो आपको पैसा नहीं देगा। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए, डोसा खाने के लिए गए, और वहाँ पर डोसे का मेन्यू में अगर आपने देखा तो डोसा लिखा है मसाला डोसा 120 रुपीज़ का। तो आप क्या करते हैं, मसाला डोसा खाते हैं, 120 रुपीज़ पेमेंट करते हैं, प्लस टैक्सेस, प्लस अगर आपका कोई सर्विस चार्ज या टिप देना है, और आप आ जाते हैं। 150 रुपये का टैक्स और ये टिप पे मिलाकर सब कुछ 150 रुपये का हिसाब बैठ गया। अब सपोज वो बिल अगर ऐसा आए, मसाला डोसा 20 रुपये, 10 रुपये AC का खर्चा, और आप कहेंगे जी सर्दी है, ठंड में हम बैठे हैं, AC का खर्चा क्यों जोड़ दिया। आप पहले इसी बात पे फैल जाओगे। उसके बाद आप कहेंगे, उसके बाद लिखा है उसमें 5 रुपये सफाई का खर्चा। आपको कोई सफाई तो हो नहीं रखी यार, उसका भी खर्चा ले रहे हो। उसके बाद लिखा जाएगा 10 रुपये क्रोकरी का खर्चा, प्लेट का। आप कहेंगे अगली बार तो मैं अपने घर से प्लेट लेकर आऊँगा, और इसका खर्चा हम देंगे क्यों, घर से प्लेट ले आएंगे। ऐसे बहुत बड़ी मुसीबतें आनी शुरू हो जाएंगी। आप बाहर से आ रहे थे, तो बाहर आप तो पैदल आ गए, घर के पास ही आपके रेस्टोरेंट था, बाहर एक गार्ड वगैरह थे, वो गाड़ी को लगा रहे थे पार्किंग में। उसमें लिखा था 10 रुपये पार्किंग का खर्चा। इस बात पे तो आप ज़मीन पे लेटने के लिए तैयार हो जाएंगे, कहेंगे हम पैदल आए हैं, मैं तो ये 10 रुपये नहीं दूंगा। उसके बाद आप आए थे, दरवाजे पे एक गार्ड था, दरबान था, उसने सलूट मारा आपको, साहब जी, और दरवाजा खोल दिया। उसके भी 5-10 रुपये जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे भैया मैं अपने आप दरवाजा खोलने वाला था, उसकी क्या जरूरत है मुझे। तो आप इसमें से बहुत सारी चीज़ों के पैसा देने में बहुत नाटक करोगे, जबकि वो खर्चा उनका होना ही होना है, और वो अपने कस्टमर से ही रिकवर करेंगे, लेकिन बताकर रिकवर नहीं करेंगे, बिना बताए। जैसे कि आपने कहीं रेस्टोरेंट में कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करी, और कोल्ड कॉफ़ी बनकर तैयारी थी, इतने में एक मक्खी उसमें आकर गिर गई। ये घटना आपके सामने नहीं हुई, ये घटना अंदर हुई, तो क्या होगा, आप खुद ही समझदार हैं। लेकिन अगर वो अंदर से निकाल कर आपके पास ले आएगा, आपको बहुत मजा आएगा, और आप कहेंगे इसका टेस्ट भी आज गजब का है। लेकिन अगर वो आपके सामने मक्खी निकालेगा तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल भी पैसा नहीं देंगे, और आप उसकी कुटाई भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम इस मक्खी को पहले ही निकाल देंगे, और हम उसे बताएंगे नहीं कि हमने इसमें से मक्खी निकाली है। कैसे, हम इस सारे के सारे खर्चे को कैसे ले रहे हैं, अलग अलग बताकर नहीं ले रहे। हम ये कह रहे हैं डोसा 120 रुपये का है बस,
इसके अंदर का ब्रेकअप हम उसे नहीं बता रहे। तो हम क्या करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं उसको हम सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे बोलकर तो नहीं बता सकते। आप मेरे पास कुछ काम कराने के लिए आए और मैं कहूँ जी ये तो वर्कर ने काम किया इसका और ये उसके खाने का भी खर्चा, आप कहेंगे ये मैं क्यों दूँ। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। तो पहले हमने क्या करा, सारे के सारे एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन सर्विस सभी डिपार्टमेंट में बांटा। अब सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को प्रोडक्शन में बांटेंगे। ये सर्विस डिपार्टमेंट क्या है, एक ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट है, डायरेक्टली काम नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ सर्विस को दिया जाता है, प्रोडक्शन नहीं होती है। तो ये इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे परचेजिंग डिपार्टमेंट, रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है, लेकिन ये सर्विस दूसरे डिपार्टमेंट को देता है और इसका कॉस्ट प्रोडक्शन से सीधा रिलेटेड नहीं है। तो हम पहले खर्चों को सभी डिपार्टमेंट में बांटेंगे, चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे वो सर्विस हो। लेकिन उसके बाद हम अपने एक्सपेंसेस को किस में बांटेंगे, सर्विस एक्सपेंस को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ये जो प्रोसेस है, इस सर्विस के एक्सपेंस को प्रोडक्शन में जो बांटना है, इस प्रोसेस को हम रीअपोर्शनमेंट कहते हैं। ये हम सेकेंडरी अपोर्शनमेंट भी कहा जाता है। अब इसके लिए भी हमारे पास बेसिस वही हैं जो हमने पहले करे थे। रिपेयर का एक्सपेंस, नंबर ऑफ आवर रिपेयर, स्टोर कीपिंग, नंबर ऑफ रिक्विजिशन, कैंटीन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये सब वही है। मतलब जो बेसिस अपोर्शनमेंट के लिए यूज हुआ था फर्स्ट टाइम, वही रीअपोर्शनमेंट के लिए यूज होगा। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था वही सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा। ध्यान से सुनो, पहले जो हमने काम किया उसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं क्योंकि पहली बार खर्चे बांटे। जो अब कर रहे हैं इसे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं क्योंकि हम दूसरी बार खर्चों को बांट रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस के खर्चे किस में बांट रहे हैं, प्रोडक्शन में। लेकिन एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी तो कुछ हेल्प कर सकता है, उसके लिए भी तो कुछ काम कर सकता है। तो हम दो मेथड हैं इसमें भी सर्विस के एक्सपेंस को बांटने के लिए। फर्स्ट मेथड क्या है, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओनली टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब हमारे डिपार्टमेंट है ए बी सी एक्स वाई। बताओ एक्स वाई कौन सा है, एक्स वाई है सर्विस, ए बी सी क्या है, प्रोडक्शन। तो जब हम एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो ए बी सी में करें और वाई को डिस्ट्रीब्यूट करें तो ए बी सी में करें। एक्स को वाई में ना डालें, वाई को एक्स में ना डालें। ये हम सीख रहे हैं पहला फर्स्ट पार्ट। फिर दूसरा आएगा कि ए बी सी एक्स वाई है तो एक्स का एक्सपेंस ए बी सी में तो जाएगा, वाई में भी जाएगा, वो हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। ये अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस एक्सपेंस अमंग अदर सर्विस ऑल्सो एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, हम सर्विस का खर्चा केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं, सर्विस में दूसरे सर्विस में नहीं डाल रहे, एक्स का वाई में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इंफॉर्मेशन ले लो क्वेश्चन नंबर 3 की और इसमें एक्स के एक्सपेंस को 433 में डिस्ट्रीब्यूट करो और वाई के एक्सपेंस को डायरेक्ट वेजेस के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करिए इन ए बी सी डिपार्टमेंट। चलिए, आपको याद ही होगा, नोट कर रखा है आपने, क्वेश्चन सॉल्व करा है, लेकिन आप हार गए थे, मैं जीत गया था, मैंने आपसे जल्दी कर लिया था। आइंदा से आप अपनी स्पीड को बढ़ा लेना और मेरे से जीत जाना। फिलहाल तो आप नहीं जीत पाए। हमने ए बी सी और एक्स वाई की कॉस्ट निकाली थी, टोटल कॉस्ट वो थी 8340, 6220, 5100, 4100 और 3640। ये हमारी कॉस्ट आई थी टोटल करके। लो जी, देख लो आप भी है ना, एक तो विश्वास नहीं है किसी चीज़ पर। लो 8340, 6220, 5100, 4100 और 3640, यही लिखा है मैंने। देखो ये लिखा है 8340, 8340। ठीक है, चलिए
अब हमें क्या बोला गया है बताओ जल्दी से। एक्स के एक्सपेंस कस्टमर देगा क्या? इसके पैसे नहीं देगा, इसके पैसे नहीं, ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है, इसके पैसे कस्टमर हमें नहीं देने वाला है। तो क्या हम अपने कस्टमर से पैसा लेंगे? नहीं लेंगे तो जरूर। तो क्या करेंगे, हम इनके एक्सपेंस को एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और एबीसी की कॉस्ट बढ़ा देंगे और हम एबीसी का खर्चा लेंगे, हम कहेंगे जी यही ले रहे हैं। तो एक्स डिपार्टमेंट का एक्सपेंस किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना है? 4:3:3 में। तो 4:3:3 में इसमें नहीं जाएगा क्योंकि हम मेथड ही ऐसा कर रहे हैं कि एक्स का एक्सपेंस वाई में नहीं जाएगा, एक सर्विस का दूसरे सर्विस में नहीं जाएगा। तो एक्स का एबीसी में जाएगा। तो एक्स डिपार्टमेंट का एक्सपेंस एबीसी में हम बांट देते हैं। 1640 शॉर्टकट मैंने बताया ही था आपको कैसे बांटना है, 1230 और 1230। अब हम बात करते हैं वाई के एक्सपेंस। वाई के लिए बोला है इन द प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो हम डायरेक्ट वेजेस के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखें डायरेक्ट वेजेस का रेशो क्या था। डायरेक्ट वेजेस का रेशो हम 765, केवल एबीसी का देखना है ना, क्योंकि वाई का एक्स में तो जाना नहीं है, केवल एबीसी। 765 डायरेक्ट वेजेस का रेशो 765, 1416, 1213 और 1011 माइनस 3640। ठीक है, टोटल 11,396, 8,663 और 7,341। अब पता क्या है, हम अपने कस्टमर से कहेंगे भैया ये तो फ्री सेवा है और ये हमारा खर्चा है एबीसी का, यही हमने आपसे लेना है। उन्हें क्या पता कि इसके अंदर हमने पहले से एक्सपेंस को जोड़ रखा है। तो ये हमारी टेक्निक है ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने की, रिकवर करने की। अब हम बात करते हैं कि अगर सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस प्रोडक्शन के साथ साथ सर्विस पे भी जाए तो क्या हो। अभी हमने क्या करा था, सर्विस का एक्सपेंस सर्विस में नहीं डाला, केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाला। अब हम सर्विस का एक्सपेंस दूसरे सर्विस में भी डालेंगे। इसमें हमारे पास 3 मेथड है, स्टेबुलेटर मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। पहले कौन सा करें, स्टेबुलेटर मेथड। स्टेबुलेटर मेथड नाम क्या है, स्टेबुलेटर मेथड। ये क्या है, स्टेप। तो इस टाइप का कुछ यूज हो रहा है यहाँ पर, अभी जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको बताऊंगा, इसलिए इसका नाम है स्टेबुलेटर मेथड। इस मेथड में सर्विस कॉस्ट नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पर बांटी जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन रेसिप्रोकल बेसिस? देखो भाई, 3 डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन ए बी सी और सर्विस है एक्स वाई। एक्स का एक्सपेंस किस में बांटूंगा, ए में, बी में, सी में और वाई में भी। लेकिन जब वाई का एक्सपेंस बांटूंगा तो एक्स में नहीं जाएगा। नॉन रेसिप्रोकल मतलब एक का एक्सपेंस दूसरे में नहीं जाएगा। चलो मैं आपको और सिखाता हूँ, समझाता हूँ। एक और सर्विस डिपार्टमेंट है जेड। तो जब एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वाई में भी होगा, जेड में भी होगा। जब वाई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जेड में होगा और जब जेड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ना तो एक्स में ना वाई में। इसका मतलब एक्स वाई जेड में बटेगा, वाई केवल जेड में, जेड किसी में नहीं। आपस में एक बारी सीक्वेंस में लिखेंगे। और इसका नाम स्टेबुलेटर क्यों है, देखो अभी बनाते हैं। ये देखो स्टेबुलेटर हो गया ना, इसलिए इसका नाम है। एक सर्विस का दूसरे में जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा वहां से। तो कैसे करें, क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बी लिमिटेड है, इनके पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एबीसी, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, डी और ई। इंफॉर्मेशन है
इनडायरेक्ट मटेरियल बताओ जल्दी से, डायरेक्ट मटेरियल के रेशो में बटेगा, लेकिन इन तीन ए बी सी के डायरेक्ट मटेरियल पे मैंने अंडे बना दिए। क्यों? क्योंकि हमें इसको नहीं लेना है ओवरहेड में, रेशो के लिए ले लेंगे, वैसे नहीं लेंगे। डायरेक्ट वेजेस भी नहीं लेंगे। इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के रेशो में, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी वैल्यू ऑफ मशीनरी के रेशो में, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग फ्लोर एरिया के रेशो में, रेंट फ्लोर एरिया के रेशो में, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक पावर हॉर्स पावर ऑफ मशीन के रेशो में, लेबर आवर्स हैं, ये मशीन आवर्स होते तो मल्टीप्लाई कर देते। लाइटिंग नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के रेशो में, जनरल एक्सपेंसेस। अब जनरल एक्सपेंसेस के लिए यहाँ ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस भी हो सकता था, लेबर आवर्स भी हो सकता था, तो लेबर आवर्स के रेशो में करना है। ये काम तो पुराना ही है। नया काम ये है, सर्विस का एक्सपेंस डी और ई का ए बी सी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बता रखा है। देखो डी को ई में डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन ई को डी में नहीं करा, नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे। इसका मतलब ये स्टेप लैडर मेथड है। चलिए हम, आप भी रजिस्टर के उठाइए और करिए, साथ साथ मेरे साथ साथ करिए आप भी, ठीक है। बेसिस को छोटा करना पड़ेगा, बेसिस और ए बी सी डी और ए, इसमें स्केल नहीं चल सकता, नहीं तो मैं स्केल से काम कर देता, ठीक है। और मैं ए बी सी डी और ई बेसिस और पर्टिकुलर्स ओवरहेड शीट। चलिए सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल एज गिवन, और ए बी सी में नहीं लिखूंगा, ये मिस्टेक नहीं करूंगा, आप करते हो, मैं नहीं करता। डायरेक्ट लेबर जिसे डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं, एज गिवन, ए बी सी में नहीं आएगी, डी और ई में आएगी। इनडायरेक्ट ये हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल के रेशो में 15,000 रुपये है, और डायरेक्ट मटेरियल के रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हो जाएगा 5,000, 2,500, 4,750, 1,500 और 1,250। बताऊं कैसे डिवाइड किया ये? चलो मैं ये बता रहा हूँ। मटेरियल का रेशो आएगा 20, 10, 19, 6 और 5। इसका टोटल कर लेते हैं, 20 + 10 + 19 + 6 + 5, 60। तो मैं क्या करूँगा, हमारा एक्सपेंस है 15,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई, और जिसके कैलकुलेटर में एक बार मल्टीप्लाई से नहीं होता वो 2 बार मल्टीप्लाई का बटन दबाएंगे। और सबसे पहला है 20 इक्वल टू 10 इक्वल टू 19 इक्वल टू 6 इक्वल टू 5 इक्वल टू, चेक करूँ मैं, 15,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 5,000, 10 इक्वल टू
2500, 19 इक्वल टू 4750, 6 इक्वल टू 1500 और 5 इक्वल टू 1250। ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में 10,000 को डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। 3750, 3750, 1000, 500, 1000। नेक्स्ट एक्सपेंस है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, तो ये मशीनरी की वैल्यू में, वैल्यू ऑफ मशीनरी, तो ये हो जाएगा 6000, 10,000, 4,000, 2,500, 2,500। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। एरिया के रेशियो में 1500, 1000, 1000, 500 और 1000। नेक्स्ट एक्सपेंस है रेंट। रेंट अगेन एरिया के रेशियो में, रेंट दिया हुआ 10,000, तो एरिया के रेशियो में हो जाएगा 3,000, 2,000, 2,000, 1,000 and 2,000। नेक्स्ट एक्सपेंस पावर और फॉर मशीनरी, तो हॉर्स पावर के रेशियो में तो 5,000, हॉर्स पावर के रेशियो में 5,000, 6,000, 3,000, 500 and 500। पावर फॉर लाइटिंग मतलब लाइटिंग एक्सपेंस, लाइटिंग एक्सपेंस नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट के रेशियो में हो जाएगा 150, 100, 100, 50 एंड 100। अब नेक्स्ट है हमारा लाइटिंग एक्सपेंसेस के बाद जनरल एक्सपेंस, और बता रखा है कि जनरल एक्सपेंस को आपको किस रेशियो में डिवाइड करना है, लेबर आवर्स के रेशियो में, लेबर आवर्स के रेशियो में। और जनरल एक्सपेंस है हमारे 15,000 और लेबर आवर्स भी 15 है, तो क्या आ जाएगा 5,000, 5,000, 2,000, 1,000 एंड 2,000। ठीक है, अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा 29,400, 30,350, 17,850, 15,550 और 19,350। अब हमें करना है इसका
सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों को बता रखा है कि डी के एक्सपेंस को कहाँ डिवाइड करना है। तो 15,550 को डी के एक्सपेंस को 40%, 20%, 30% और 10%, 4, 2, 3, 1 के रेशो में डिवाइड करना है। तो 15,550 को हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं 6,220 इन द रेशो 4:3:1, 3,110, 4,665 और 1,555। अब ऐसा करने के बाद सर्विस डिपार्टमेंट डी तो ज़ीरो हो गया, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट ई का एक्सपेंस हमारा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? बढ़कर हो गया ये 20,905। अब इस 20,905 को डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके लिए हमें रेशो दिया ये ई के लिए 3:3:4, क्योंकि ये ई का एक्सपेंस डी में नहीं जाएगा। 3:3:4 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 20,905 को 6,272, 6,271 और 8,362। ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड का नील हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। डिपार्टमेंट फर्स्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फर्स्ट का टोटल ए का आ जाएगा 41,892, 39,731 बी का और 30,877 सी का। हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी है क्वेश्चन में, और वो क्या है? वो है ये ओवरहेड रेट पर लेबर आवर हमसे पूछा गया है। तो हम लेबर आवर्स लिख देते हैं। लेबर आवर्स हैं 5,000, 5,000 एंड 2,000। तो पर लेबर आवर हमारी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट पर लेबर आवर 41,892 डिवाइड बाय 5,000। तो ये आ जाएगी 8.38। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई वर्कर काम करेगा तो 1 घंटे का हमारा एक्सपेंस 8.38 आता है। तो कोई कस्टमर आएगा, हमें उस पर 10 आवर्स सपोज काम करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करके हम कॉस्ट को रिकवर कर लेंगे। 7.95 और 15.44, ये 3 रेट आ गए हमारे पास। ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं इसको। पर लेबर आवर बेसिस पर जैसे ही कोई कस्टमर आएगा, हम देखेंगे इतना लेबर आवर्स लगेगा और हम हर घंटे का इस रेट से पैसा वसूल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सी लिमिटेड है, इनके 3 डिपार्टमेंट हैं और XYZ प्रोडक्शन, और 4 डिपार्टमेंट है सर्विस PQRS। स्टेप लैडर मेथड से डिस्ट्रीब्यूशन करना है और नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि P जो डिपार्टमेंट है उसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के रेशो में किस किस रेशो में एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। You are required to prepare a schedule showing the distribution of overhead cost of the 4 service department to the 3 production department and calculate the overhead recovery rate per labor hour for each of the 3 production department। तो इसमें हमें क्या काम करना है? हम लोगों को पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिपार्टमेंट हमारे पास हैं
एक्स वाई जेड और पी क्यू आर और एस। तो इस हिसाब से हमें एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेसिस सबसे पहले हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद के एक्सपेंस दिए हुए हैं। तो x का 1,93,000, y का 64,000, z का 83, p 45,000, q 75,000, r 1,05,000 और s 30,000। ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले P स्टेबुलेटर मेथड मतलब P का एक्सपेंस सब में जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशो में। तो P 45,000 है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशो में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ये हैं। P का ऑब्वियसली P में तो जाएगा नहीं, तो रेशो 5 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, जैसा हमने बात करी थी कि हम एज इट इज भी लिख दें। तो ये रेशो हो जाएगा 100, 125, 85, 50, 40 और 50। तो 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो आ जाएगा 10,000, 12,500, 8,500, 5,000, 4,000, 5,000। अब हमारे पास जो दूसरा रास्ता है, ऐसा करने से ये नील हो जाएगा और अब इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा। अब हम Q की बात करते हैं जिसका एक्सपेंस 80,000 है और Q को डायरेक्ट लेबर आवर्स के रेशो में बांटना है। डायरेक्ट लेबर आवर्स है ये और इसमें P और Q साइड में हो जाएंगे क्योंकि P पर नॉन रेसिप्रोकल है तो उस पर दोबारा से नहीं जाएगा। 4, 3, 4, 6, 3। तो 80,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं Q के, तो ये हो जाएंगे 16,000, 12,000, 16,000, 24,000 और 12,000। ऐसा करने से ये भी नील और अब R की अमाउंट बढ़कर 1,33,000 हो गई है। R को डिस्ट्रीब्यूट करना है एरिया के रेशो में। एरिया का रेशो ये है और अब P, Q और R हट जाएंगे तो जो रेशो रह जाएगा वो 30, 15, 15 और 10 का रेशो रह जाएगा। तो 1,33,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो X में आ जाएगा 57,000, 28,500, 28,500 और 19,000। अब R भी नील हो गया
और एस का जो टोटल आ गया वो आ गया 66,000। एस को डिस्ट्रीब्यूट करना डायरेक्ट लेबर आवर्स के रेशो में, तो इसका मतलब 434 के रेशो में, 434। तो 66,000 को 434 में डिवाइड कर देंगे, 24,000, 18,000, 24,000। तो हर एक सर्विस डिपार्टमेंट नील हो गया, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक्स में टोटल 3 लाख, और वाई में 1,35,000, और जेड में 1,60,000 आ गया। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, जिसमें हमसे पूछा गया था सर्विस के एक्सपेंस को हम स्टेप लेटर मेथड से बांटेंगे। दूसरा हमसे पूछा है ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से। तो नंबर ऑफ लेबर आवर्स अगर हम देखें, यहाँ है 4,000, यहाँ है 3,000, यहाँ 4,000, तो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर आ जाएगा 3 लाख डिवाइड बाई 4,000, तो ये हमारा आ जाएगा, हमारे पास लेबर आवर्स हैं, ओवरहेड है 3 लाख, तो 3 लाख डिवाइड बाई 4,000, 75 रुपीज़, 1,35,000 डिवाइड बाई 3,000, 45 रुपीज़, और 1,60,000 डिवाइड बाई 4,000, 40 रुपीज़। अब कोई कस्टमर आएगा तो हम इस रेट से उससे पैसा चार्ज करेंगे। हमारा फर्स्ट मेथड था स्टेबलेटर मेथड। अब हमारे पास सेकंड मेथड है जिसका नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या फिर कॉन्टिन्यूस अलॉटमेंट मेथड। इस मेथड को हम साइकिल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम एक सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस दूसरे में बांटते हैं, दूसरे का पहले में, पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले में, ऐसा करते चले जाते हैं। तो इसमें क्लोजिंग होता है और फिर रीओपनिंग हो जाता है, सर्विस ऐसा चलता रहता है। जब हम सारे के सारे सर्विस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो रिपीट करते हैं फिर से, और ये कब तक करते रहते हैं, जब एक दूसरे को हम रिपीट करते रहते हैं, ट्रांसफ़र करते रहते हैं, और धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है। लगभग जब ज़ीरो के बिल्कुल आसपास आ जाता है तब हम लोग इसको ऐसा करना रोक देते हैं। इसको समझते हैं एक क्वेश्चन की मदद से जो आपके सामने है। नाम बहुत बेहतरीन है, धनिया लिमिटेड, आपने खाया ही होगा। ये इनके दो सर्विस कॉस्ट हैं, सर्विस कॉस्ट सेंटर हैं। एक का नाम है हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग, और एक का नाम है इंस्पेक्शन। और तीन इनके प्रोडक्शन सेंटर हैं, मशीनिंग, ये देखिए मशीनिंग M, फिनिशिंग F, असेंबली A, और जो सर्विस डिपार्टमेंट है मटेरियल हैंडलिंग H, और इंस्पेक्शन I। ये हमें बता रखा है फॉलोइंग आर द ओवरहेड कॉस्ट जो ऑलरेडी एलोकेटेड और अपोर्शनड है। इसका मतलब पहला काम हो चुका, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका, और इसके बाद में हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बता रखा है। आप देखें स्टेबलेटर मेथड में यहाँ से यहाँ था लेकिन ये नहीं था, लेकिन यहाँ पर वापस भी आ जाएगा। इसका मतलब ये बार बार जिंदा होता रहेगा। हमें चार्ज करना ओवरहेड तीन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर से, रीअपोर्शन करना है दोनों को कॉन्टिन्यूस अलॉटमेंट मेथड से। चलिए करते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्शन है डिपार्टमेंट है M, F, A, H और I, ये हमारे पास डिपार्टमेंट है, और ओवरहेड ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख,
1 लाख और 50,000, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। अब हमें सबसे पहले हैंडलिंग के एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मटेरियल हैंडलिंग को 30, 25, 35 और 10 के रेशो में, 30, 25, 35 और 10। मटेरियल हैंडलिंग है 1 लाख, तो ये 30,000 आ जाएगा, 25,000, 35,000 और 10,000। ऐसा करने से ये नील हो जाएगा और ये 60,000 हो जाएगा। अब हम इंस्पेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इंस्पेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो है 20, 30, 45, 5। 60,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 60,000 तो 12,000, 18,000 और 27,000, 3,000। अब हम फिर से हैंडलिंग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30, 25, 35, 10। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारे पास आ जाएगा 900, 750, 1050 और 300। अब इसके बाद मेरे से 90% बच्चे पूछते हैं कि सर ये कब तक करेंगे। पेशेंस रखो, अभी पता चल जाएगा। 300 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंस्पेक्शन के रेशो में, तो ये हो जाएगा 60, 90, 135 और 15। अब हम हैंडलिंग को करेंगे। बच्चे कह रहे सर हम नहीं करेंगे, और आप क्या कर रहे हो, या करते चले जा रहे हो। देखिए, अब ध्यान से देखिए, बहुत कम हो चुका है, 2 डिजिट में आ चुका है, और हमें पता है कि हैंडलिंग का खर्चा इसमें 10% जाता है, तो 1 रुपया 50 पैसे जाएगा, और वहाँ से सब में 1-1 रुपया भी नहीं आ पाएगा। तो अगर ये 3 डिपार्टमेंट हैं और 3 रुपये से भी कम शिफ्ट होकर जा रहा है, 1.5 रुपया बस, तो अब समय आ गया है कि हम इस खर्चे को ना बांटें, दूसरे डिपार्टमेंट में हैंडलिंग से यहाँ पर ना डालें, क्योंकि ये 1 रुपया 50 पैसे आएगा, जो बहुत ही कम है। 3 रुपये से भी कम है, कम से कम 1-1 रुपया 3 डिपार्टमेंट का तो जाए। तो हम हैंडलिंग से अब केवल इन तीनों में ही ट्रांसफ़र करेंगे। हैंडलिंग का रेशो क्या था, 30, 25, 35 और 10। अब 10 नहीं लिख रहा। स्टूडेंट यहाँ पर भी एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि बच्चे यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, और या 10 नहीं लिखते तो परसेंटेज निकालते हैं। बच्चों इसका टोटल 90 है, 100 नहीं है, तो डिवाइड बाय 90 करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन में राउंड ऑफ कर देंगे। पूरा टोटल चेक करना है, 15 आना चाहिए राउंड ऑफ करके। तो अब ये हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जहाँ पर हम 0 कर देते हैं सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को, और सारा कॉस्ट प्रोडक्शन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे में, दूसरे से पहले में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, जब तक कि वो अमाउंट बहुत कम ना हो जाए। चलिए, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फाल्गुनी लिमिटेड। अगेन मेरी एक और स्टूडेंट है, बहुत डेंजरस और ख़तरनाक है, लड़ाई झगड़ा इतना करती है कि उससे कुछ बोलो तो गला दबाने को तैयार है। तो उसके नाम पर है ये। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एक, इनके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ABC, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है X और Y।
हमें मटेरियल दे रखा है। अगेन मैं सबसे पहला काम अपना करने से बाज नहीं आता कि भैया इन पे अंडे लगा दो, क्योंकि ये हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। फैक्ट्री रेंट करना है, वो बताया नहीं है। पावर, डिप्रिसिएशन, ये सब हमें इंफॉर्मेशन है, इसमें कर देंगे। और बाद में बता रखा है टेक्निकल असेसमेंट से हमें पता चला है कि एक्स के एक्सपेंस इस रेशो में, वाई के इस रेशो में करने। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग सर्विस टू प्रोडक्शन, और मशीन आर रेट निकालना है एबीसी का। बहुत ही सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोगों को ये करने के बाद इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक पहले हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पर्टिकुलर्स, बेसिस, ए बी सी, एक्स और वाई। ओवरहेड अपॉर्शनमेंट, पर्टिकुलर्स और बेसिस। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल एज गिवन, ए बी सी में नहीं आएंगे, एक्स और वाई में आएंगे। बच्चों चलो अब देखते हैं कौन पहले करता है इस क्वेश्चन को। 1000, 2000। फैक्ट्री रेंट। बच्चों फैक्ट्री रेंट एरिया के रेशो में बढ़ना चाहिए। जब फैक्ट्री रेंट एरिया के रेशो में जाएगा तो 1000, 500, 1000, 500 और 1000। नेक्स्ट है पावर 2500। पावर जाना चाहिए हॉर्स पावर ऑफ मशीन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें हॉर्स पावर ऑफ मशीन, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, इसका तो बहुत समय से इंतजार था। मशीन आवर्स भी है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन भी है। तो ना तो मशीन के हिसाब से पावर का खर्चा आएगा, ना हॉर्स पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स, तो ये हमारा हो गया 50,000, 80,000, 80,000, 15,000, 25,000। इसके अंदर 10, सिक्सटीन, 3 और 5। तो हॉर्स पावर के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। 500, 800, 800, 150 और 250। तो पावर का एक्सपेंस हॉर्स पावर मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर्स के रेशो में किया है, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें दे रखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट, तो ये आ जाएगा 200, 400, 200, 100 और 100। डेप्रीशिएशन के बाद अदर ओवरहेड्स, मशीन आवर्स, मशीन आवर्स के रेशो में आ जाएंगे 1000, 2000, 4000, 1000 एंड 1000।
तो हमारे टोटल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2700, 3700, 6000, 4750 और 5350। अब हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का आता है। सबसे पहले हम x को डिवाइड करते हैं, x को, और रेशो दिया हुआ है हमें 45, 15, 30 और 10, और एक्सपेंस है हमारा 4750। तो 4750 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2138, 2138, 712 और 1425 और 475। तो टोटल हो जाएगा, ये नील हो गया और ये आ गया 5825। y को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 60, 35 और 5 के रेशो में। ये हो जाएगा 3495, 2039 और 291, 5825। तो y नील हो गया, x की वैल्यू आ गई 291। अब x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 45, 15, 30 और 10 के रेशो में। तो ये हो जाएगा 131, 44, 87 और 29। x नील हो गया, y में 29 वैल्यू आ गई। अब हम y को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब y का 5% आएगा जो बहुत कम होगा। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से भी इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम इस बार और लास्ट टाइम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये आता है 17, 10 एंड 2, और 2 को अब वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता कि x को y में डाला जाए। तो x के जो 2 रुपीज़ हैं उसमें से 1 और 1 चले जाएंगे। टोटल 8482, 8482 और 6505, 7513। हमसे पूछा लेबर मशीन रेट निकालिए, तो मशीन आवर्स हमें दे रखे हैं 1000, 2000 और 4000। तो हमारे पास मशीन आर रेट आ जाएगा 1 घंटे का मशीन का खर्चा 8.48, 3.25 और 1.88। स्टूडेंट, ये बहुत ही बेसिक और अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना था। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने कौन से मेथड से किया? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, जहाँ पर हमें मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है, 3 डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन और 2 सर्विस। डायरेक्ट वेजेस तो मैं नहीं लूँगा प्रोडक्शन की। इंफॉर्मेशन बाकी सारी इंफॉर्मेशन है। बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट
जल्दी बताइए, रेंट किस हिसाब से? स्पेस, जनरल लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स, इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, पावर, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। कुछ बच्चों के मन में आएगा कि इसको हम लोग वर्किंग आवर्स से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते, क्योंकि वर्किंग आवर्स जरूरी नहीं है मशीन आवर्स हो। डेप्रीशिएशन, वैल्यू ऑफ मशीन, सनरेज, डायरेक्ट वेजेस के रेशो में। तो मैं आपको सॉल्यूशंस मिले हुए हैं, आपके पास सॉल्यूशन है, आप आराम से वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन को करिए, और जब आप सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो टोटल ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा P1 का 7700, P2 का 7300, P3 का 9800 और S1 4700 और S2 929। अब ये पहले की तरह हो गया प्राइमरी, पिछला लास्ट क्वेश्चन जो किया था। अब S1 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें बता रखा है 20, 30, 40 और 10। इस रेशो में 4700 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो 940, 1410, 1880 और 470। S2 बढ़कर हो जाएगा 1399। अब हमारा S2 का नंबर आएगा S2 40, 20, 30 और 10। तो 1399 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे S2 को, तो यह आ जाएगा 560 P1 में, 280 P2 में, 419 P3 में और 140 PS1 में। तो S2 नील हो जाएगा और S1 140 हो जाएगा। अब 140 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे S1 को, तो 140 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 28 P1 में, 42 P2, 56 P3 और S2 में 14। अब 14 से हम अगर S1 में डालेंगे तो वो इतनी कम अमाउंट आएगी कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो अब हम S2 से S1 में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और 14 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6, 3 और 5 डिस्ट्रीब्यूट होकर आ जाएगा, और P1 का टोटल 9234, P2 9035, P3 12160। हमसे पूछा है फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट X, जिसको बनाने में कुछ एक्सपेंस बता रखे हैं और डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी बता रखी है। तो हमें इनकी पर आवर की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। वर्किंग आवर्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं 3070, 4475 और 2419। तो हमारा लेबर आर रेट आ जाएगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड रेट पर आर आ जाएगा 3 रुपये, 3 रुपीज़, 2 रुपी, 2 रुपी 1 पैसा या 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ 2 पैसा या 5 रुपीज़।
अब हम जॉब कॉस्टिंग करेंगे, जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे। इस जॉब पर हमारा मटेरियल, जो मैंने कहा था प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल हमेशा पता होगा, वो 50 है। डायरेक्ट लेबर हमें 30 रुपीज़ दी हुई है। और अब फैक्ट्री ओवरहेड जो हमें रिकवर करना है, उसके लिए P1 डिपार्टमेंट में 4 आवर्स, P2 में 5 आवर्स, P3 में 3 आवर्स वर्क हुआ है। और रेट हमें मालूम है 3 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये। चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, इतना छोटा अमाउंट है पैसे को, तो ये 12 रुपीज़, 10 रुपये 5 पैसा और ये 15 रुपीज़ 6 पैसा, टोटल 37.11 और टोटल कॉस्ट आ जाएगी 117.11। तो आपको पता चला कि हम अपने कस्टमर से ओवरहेड का पैसा कैसे रिकवर करेंगे। हम लोग पहले एक रेट निकालेंगे पर आवर की, और जितना भी काम हुआ है उससे हम अंदाजे से उस पैसे को वसूल करते चले जाएंगे। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इस एब्जॉर्प्शन रेट का यूज़ करना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों को समझनी चाहिए। हमने पहला फर्स्ट किया था स्टेबलेटर मेथड, फिर हमने किया था कंटिन्यूस मेथड, साइकिल मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और अब हमारे सामने है साइमल्टेनियस इक्वेशन या अलजेब्रिक मेथड। अभी अभी हमने जो किया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उस मेथड में हमें बार बार एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता और मिस्टेक होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर हम एक इक्वेशन बनाकर एक वैल्यू का पता लगाएंगे और उस वैल्यू को एक ही बार में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की मदद से। इसमें बोला गया है कि आप इंफॉर्मेशन लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 की, और आप बताइए ओवरहेड तीनों डिपार्टमेंट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे अलजेब्रिक मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, धनिया का आया था जिसमें आपने, इसमें हम लोगों को अलजेब्रिक मेथड से करना है, तो मैं यहीं से सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास जो डिपार्टमेंट के नाम है वह है मशीनिंग, फिनिशिंग और असेंबली, और सर्विस डिपार्टमेंट के नाम है हैंडलिंग और इंस्पेक्शन। मान लेते हैं हैंडलिंग डिपार्टमेंट का एक्सपेंस टोटल x है और इंस्पेक्शन का, हैंडलिंग का x और इंस्पेक्शन का y, और ये हमें एक्सपेंस दे रखे हैं 1 लाख, ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं। देखिए हैंडलिंग का एक्सपेंस 1 लाख रुपीज़ इन थाउजेंड है, ये रहा रुपीज़ इन थाउजेंड 1 लाख, और इंस्पेक्शन का 50,000। अब हम इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। मान लिया हैंडलिंग का टोटल खर्चा x है, उसमें क्या 1 लाख रुपए अभी तक का खर्चा, बाकी y से, मतलब इंस्पेक्शन से अगर हम देखें, ध्यान से आप चेक करिए, जो इंस्पेक्शन है वहाँ से कितना खर्चा हैंडलिंग के पास ट्रांसफ़र होता है, तो आप पाएंगे इंस्पेक्शन से हैंडलिंग के पास 5% ट्रांसफ़र होता है, तो 5% ऑफ y, और y के पास, मतलब इंस्पेक्शन के पास हैंडलिंग से 10% ट्रांसफ़र होता है। ये बात ध्यान से समझते हैं, इसमें हम कोई जल्दबाजी ना करें तो बेहतर होगा, इसे समझिए।
बच्चों हैंडलिंग से इंस्पेक्शन के पास कितना जाता है 10%, इंस्पेक्शन से हैंडलिंग के पास कितना जाता है 5%। तो देखो हैंडलिंग से इंस्पेक्शन पे, हैंडलिंग से इंस्पेक्शन पे, हैंडलिंग से इंस्पेक्शन पे कितना जाएगा, हैंडलिंग से इंस्पेक्शन पे 10%, तो हैंडलिंग से इंस्पेक्शन पे 10% जाएगा और इंस्पेक्शन से हैंडलिंग पे 5%। तो इसका मतलब जितना भी हैंडलिंग का खर्चा है वो 5% बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं हैंडलिंग के खर्चे में 5% इंस्पेक्शन का खर्चा भी आएगा, जो कि y के नाम से हमने एज्यूम किया है। ऐसे ही इंस्पेक्शन के पास ट्रांसफर होकर आएगा 10% हैंडलिंग का, तो 10% हैंडलिंग का मतलब x का। तो ये हमने एक इक्वेशन बनाई, इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं y की वैल्यू निकाल रहे हैं, 10% x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 लाख प्लस 0.05y, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल टू 50,000 प्लस 0.1 की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,000 हो जाएगा, प्लस 0.1 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 0.005y हो जाएगा। तो ये 0.005 इधर ले आते हैं 0.995y इक्वल टू 60,000 और y इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय 0.995, तो ये हो जाएगा 60,302। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। x की वैल्यू है 1 लाख प्लस 0.05y, x इक्वल टू 1 लाख प्लस 0.05 इंटू 60,302, तो ये हो गया 1 लाख प्लस 60,302 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.05 से 3015, तो ये आ गया 1,03,015 रुपीज़। तो x और y की वैल्यू आ गई। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बजाय हमने जो पहले इतना लंबा काम किया, अब हम इस लंबे काम को ना करके छोटा काम करेंगे। कैसे? ओवरहेड हमें दिए हुए हैं 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1,50,000। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हैंडलिंग का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हैंडलिंग 1 लाख है, हमने वैल्यू निकाली है 1,03,015 रुपीज़, तो 1,03,015 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 30,904। जो डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशो है वो यही है हैंडलिंग का, 30, 25, 35 और 10। 25,754 और 36,055, 10,302। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंस्पेक्शन को, और वो है 60,302, और जब उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अमाउंट आ जाएगी 12,060, 18,091, 27,136 और 3,015। बस एक एक बार डिस्ट्रीब्यूट करने पे ही ये दोनों ऑटोमेटिकली नील हो जाएंगे और हमारी कॉस्ट वही आ जाएगी 4,42,000
964, एक आध रुपये का डिफरेंस हो सकता है, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर लगभग वही आ गया आंसर जो पिछली बार आया था। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा अच्छा लगता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, कुछ स्टूडेंट को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अच्छा लगता है। आप लोगों को एग्ज़ाम में अगर मेथड का नाम दिया है तो वो लगाइए, नहीं दिया तो आपकी इच्छा है, जो आपको पसंद वो लगा दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और दो सर्विस डिपार्टमेंट हैं। हमें एक्सपेंसेस बता रखे हैं कि आर और एस का एक्सपेंस सर्विस के खर्चे से पहले 2 लाख और 2.5 लाख है, और सर्विस का एक्सपेंस है 20,000 और 30,000, और सर्विस के खर्चे किस रेशो में बांटने हैं ये भी हमें दिए हुए हैं। तो कौन से मेथड से करें, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से या साइमल्टेनियस इक्वेशन से? तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से करते हैं क्योंकि वो मेथड आपको अभी प्रैक्टिस में ज़्यादा नहीं है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा 20,000 है, पावर का एक्सपेंस 30,000 है। मेंटेनेंस के पास पावर से और कितना खर्चा आएगा? पावर मेंटेनेंस को जो और खर्चा देगा वो होगा, पावर मेंटेनेंस को 5% देगा, तो प्लस 5% ऑफ पावर, और मेंटेनेंस पावर को देगा 20%, 20% ऑफ मेंटेनेंस। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 30,000 प्लस 20% ऑफ एम की वैल्यू को पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को, तो 20,000 प्लस 0.05 पी, तो ये सभी पी के टर्म्स में हो गया। पी इक्वल टू 30,000 प्लस 20,000 इंटू 0.2, 4,000 प्लस 0.05 इंटू 0.2, 0.01 पी। तो यहाँ 0.01 पी इधर आ जाएगा, तो 0.99 पी इक्वल टू 34,000, पी इक्वल टू 34,000 डिवाइड बाय 0.99, 34,343 रुपीज़ ये वैल्यू आ जाएगी पी की, मतलब पावर डिपार्टमेंट की। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की। 20,000 प्लस 0.05 पी, 20,000 प्लस 0.05 इंटू 34,343, तो मेंटेनेंस का वैल्यू हो जाएगा 20,000 प्लस 5% ऑफ 34,343, 17 मीन्स 21,717। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम एक्सपेंस लिख देते हैं हर एक डिपार्टमेंट के। आर एस एम पी ओवरहेड गिवन है 2 लाख, 2,50,000, 20,000 एंड 30,000। सबसे पहले एम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एम की वैल्यू है 21,717, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये आ जाएगा 8687
8687 और 4343। अब हम P को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 34,343, तो ये आ जाएगा 24,040, 8,586 और 1,717। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन में ही ये हमेशा नील आ जाता है और टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2,32,727 और 2,67,273। तो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन था। इस पूरे क्वेश्चन को, इस पूरे मेथड को समझने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में पहले फुल पैक क्वेश्चन है। इसके अंदर पहले हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके बाद जॉब की कॉस्टिंग है। तो हमें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं हम लोग। पर्टिकुलर्स बेसिस डिपार्टमेंट है एक्स वाई जेड ए और बी। सबसे पहले रेंट। तो रेंट को हमें किस रेशो में बांटना चाहिए? फ्लोर स्पेस के रेशो में। तो हमारा रेंट का एक्सपेंस हो जाएगा 2,000, 2,500, 3,000, 2,000 और 500। आपको खुद ये क्वेश्चन करना चाहिए। नेक्स्ट है लाइटिंग। लाइट पॉइंट्स, डायरेक्ट वेजेस XYZ में नहीं लिखेंगे, एज गिवन। ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस के रेशो में। डायरेक्ट वेजेस हमारा पहले लाइट पॉइंट्स, लाइटिंग का एक्सपेंस जो है हमारा 200, 300, 400, 200 और 100। डायरेक्ट वेजेस XYZ में नहीं लिखेंगे और केवल ए और बी में लिखेंगे 3,000, 1,000। इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 900, 600, 900, 450 और 150। पावर का एक्सपेंस हॉर्स पावर और मशीन के रेशो में 1,200, 600, 1,000, 200। पावर के बाद में डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ मशीन के रेशो में तो 20% है, यह आ जाएगा वैल्यू ऑफ मशीनरी के रेशो में 4,800, 6,400, 8,400
और 400। अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट वेजेस के रेशो में तो 6000, 4000, 6000, 3000 और 1000 टोटल आ जाएगा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा टोटल 15,100, 14,400, 19,300, 9,250, 3,150। अब हमें सबसे पहले ए के एक्सपेंस को बांटना है। उसके लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड कर लें। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू 9,250 प्लस ए के हिस्से में बी से कितना आएगा 10%, बी इज इक्वल टू 3,150 प्लस बी के हिस्से में ए से कितना आएगा 10%। अब कहें ये सबसे अच्छा, दोनों में 10% हो तो गलती नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहीं कर देते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये ए की वैल्यू इसकी जगह तो 9250 प्लस 10b, तो b इक्वल टू 3150 प्लस 925 प्लस 0.01b, इधर आ जाएगा 0.99b इक्वल टू 3150 प्लस 925 4075 b इक्वल टू 4075 डिवाइड बाय 0.99 4116 b की वैल्यू आ गई। फर्स्ट इक्वेशन में इस b की वैल्यू पुट कर देते हैं। a इक्वल टू 9250 प्लस 0.10 मल्टीप्लाई बाय 4116, a इक्वल टू 9250 प्लस 412, a इक्वल टू 9250 प्लस 412 9662। ए और बी की वैल्यू आ गई। अब हम पुट कर देते हैं ए की वैल्यू 9662, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और हमें पता है ए को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें 20, 30, 40 और 10 का रेशो यूज़ करना है। तो 9662 को डिवाइड कर देते हैं 10 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 1932 और 3 से 2899, 4 से 3865 और 1 से 966। एक बात और इम्पोर्टेंट, ये करने के बाद चेक कर लिया करिए कि इन सब का सम यही आ रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार एक आध रुपया ऊपर नीचे हो जाता है, हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा उस सिचुएशन में। ये बिल्कुल इतना ही आ रहा है। अब मैं इसमें सेकंड बी की बात करता हूँ। बी आया 4116, तो 4116 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 4231 के रेशो में, 4231। तो 4116 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 1646
823 1235 और 412 टोटल यही आना चाहिए। तो 2 + 7 10 यही आ रहा है, नील और नील। अब मैं टोटल करके चेक कर लूँ। 15,100 प्लस 1932 प्लस 1646 18,678 ये x का सम आ गया टोटल। मैंने सॉल्यूशन में आपको जो दिया हुआ है वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से दिया है, उसमें भी सेम आंसर आ रहा है। 1 रुपये का डिफरेंस है, वो तो आ ही जाता है। 18,122 आप लोगों के मज़े आ गए। इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से आपके सामने आ गया, ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से भी आ गया और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से भी आ गया। आपके मज़े आ गए। 24,400। अब हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर निकालना है, तो 1 घंटे का एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेते हैं। तो आवर्स लिखते हैं सबसे पहले। कितने आवर्स हैं? 4670 3020 3050। तो हमारे पास रेट आ जाएगी 4 रुपीज़, 6 रुपीज़ और 8 रुपीज़। अब हमसे लास्ट में पूछा गया है कि आप बताइए व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, जहाँ पर मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है 4000, डायरेक्ट मटेरियल है 4000, लेबर है 2000 और XYZ पे आर्स बता रखे हैं। तो X के आर्स कितने बता रखे हैं? 100। तो X के 100 आर्स हैं और उसका रेट है 4 रुपीज़ 400। Y के आर्स हैं 6 इंटू 150 150 आवर्स हैं इंटू 6 900। और Z के आवर्स हैं 200 इंटू 8 1600 2900 टोटल आ जाएगा। और हमारे पास 8900 रुपीज़ आर्टिकल की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये कॉस्ट बैच कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो देखा आपने कितना अच्छा क्वेश्चन हमने किया जिसके अंदर सब कुछ था। एक क्वेश्चन जिसके अंदर सब कुछ आ गया।